गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? ओके, वेरी गुड। चलिए आज हम पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, मिनरल एंड पावर रिसोर्स का पार्ट नंबर 2। ठीक है, देखिए हमने पिछले पार्ट में देखा था कि मिनरल पावर रिसोर्स एक्चुअल में क्या होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि ये नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जो अलग अलग एरिया में पाए जाते हैं। इनको पहचानने के लिए इनके कलर, डेंसिटी और हार्डनेस पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, ये पिछली बार हमने ये डिस्कशन किया था सारा का सारा। इन सब की अपनी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि मिनरल के टाइप क्या क्या होते हैं। तो हमने देखा पिछले वीडियो में कि मिनरल के टाइप नॉन मेटेलिक, मेटेलिक होते हैं, और मेटेलिक में भी दो पार्ट होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। ओके, और ये भी हमने देखा कि पूरी अर्थ पे 2800 टाइप के मिनरल्स आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं और 100 के लगभग और मिनरल पाए जा रहे हैं। ओके, और मतलब जिसके अंदर से कोई ना कोई आयरन की परसेंटेज ज़्यादा मिले या फिर एल्यूमिनियम की परसेंटेज ज़्यादा मिले तो उसका वो और बन जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि कैसे मिनरल को बाहर निकाला जा सकता है, उसका एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो एक्सट्रैक्शन करने के 3 तरीके, माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग, ये एक्सट्रैक्शन का तरीका हो गया। ओपन कास्ट माइनिंग बहुत आसान होता है, सबसे ऊपर होता है, आराम से हम उसको माइनिंग कर सकते हैं। शाफ्ट माइनिंग थोड़ा सा डीप माइनिंग होता है, तो उसमें कोल वगैरह जो अंडरग्राउंड जो ज़्यादातर मिलते हैं या फिर आयरन वगैरह जो ज़्यादा अंडरग्राउंड होते हैं तो उनको हमें शाफ्ट माइनिंग करना पड़ता है। ओके, उसके बाद में हमने देखा कि इंडिया में लगभग 63% पेट्रोलियम हमारे मुंबई हाई में निकलता है, और गुजरात में पेट्रोलियम लगभग 18% है, और आसाम में लगभग 16% है। तो टोटल मिलाकर ये 97% हो जाता है, और 3% फिर इधर उधर राजस्थान और गोदावरी रिवर डेल्टा, मतलब कि इधर जो आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना साइड में जो एलपीजी के स्टोर भी बहुत मिलते हैं, और ये सब। ठीक है, उसके बाद हम आज डिस्कशन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल वर्ल्ड वाइड। ठीक है ना, पूरे संसार भर में जहाँ जहाँ पर ये मिनरल पाए जाते हैं वो सब हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। तो देखिए पहले तो सबसे पहले ये बता रहे हैं कि मिनरल एक्चुअल में पाए कहाँ जाते हैं। तो ये अलग अलग डिफरेंट रॉक्स में पाए जाते हैं, और रॉक्स मोस्टली 3 होती है, आपको सबको पता है। इग्नियस रॉक होती है, मेटामॉर्फिक होती है, और सेडिमेंट्री रॉक्स। 3 टाइप की रॉक्स होती हैं। ओके, तो तीनों में मिनरल मिलने की जो परसेंटेज होती है वो भी अलग अलग होती है। इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक ज़्यादातर लावा के ठंडा होने के बाद बनती है। लावा का ठंडा होना मतलब कि मैग्मा का बाहर आना। ठीक है, मैग्मा बाहर आता है और फिर लावा के वो मैग्मा रेड कलर का जो है लावा बाहर दिखता है हमें, और फिर ये लावा जब ठंडा हो जाता है तो उस गर्म तप्त लावे से, मतलब कि इग्निस का मतलब है गर्म तप्त आग जैसा लावा, तो उससे जब वो चट्टान बनती है तो वो पहली चट्टान इग्नियस होती है, जिसको हम आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। भाई आग के ठंडे होने के बाद बनी चट्टान आग्नेय चट्टान, मतलब कि इग्नियस। ठीक है, देखो लिखा भी है इग्नियस। ओके, इग्नियस रॉक्स उसको कहते हैं। फिर बात आती है मेटामॉर्फिक की। तो मेटामॉर्फिक थोड़ी अलग चट्टान है। ये क्या है, इसका फॉर्म चेंज होने के बाद बनती है। मेटामॉर्फिक कैसे बनती है, जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ कि यहाँ पर कोई एक चट्टान है, और इस चट्टान में नीचे से जो है मेंटल लेयर की हीट इसको मिल रही है, हीट। ठीक है, हीट मिल रही है, तो यहाँ से ये पूरा हीटअप हो रहा है पूरा का पूरा। ऐसे में अगर रिवर यहाँ डिपॉजिट करना शुरू कर दें, रिवर अपना डिपॉजिट करना शुरू कर दे और इसके ऊपर लेयर पे लेयर मिट्टी जमती शुरू हो जाए, तो क्या होता है, इस चट्टान पर इस सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं, इन सेडिमेंट्री रॉक्स का प्रेशर बन जाता है। प्रेशर देखो, वजन बढ़ जाता है, इसके ऊपर वजन बढ़ जाता है, और अंदर से आने वाली हीट, तो इससे क्या होता है कि इसका जो पूरा का पूरा कलर चेंज हो जाता है, और ये पूरी तरह से क्या बन जाती है, ये देखो पूरी तरह से फिर ये मेटामॉर्फिक बन जाती है, मतलब रूप चेंज हो जाता है इसका। पहले आप देखा आपने कि पहले ये एक इग्नियस फॉर्म में थी, लेकिन बाद में ऊपर सेडिमेंट्री का प्रेशर और अंदर की हीट की वजह से इसका फॉर्म चेंज हो गया, और ये क्या बन गई, मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक को शुद्ध हिंदी में हम कहते हैं रूपांतरित चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें। भाई सीधी सी बात है, चट्टानों का रूप बदल गया। ओके, बदला किस वजह से, प्रेशर से और हीट से, तो मेटामॉर्फिक हो गई। ओके, और जैसे कि लाइमस्टोन हो गया जो है, या फिर जो हमारा जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं वो टाइप का स्टोन हो गया, तो ये सारे टाइप की मेटामॉर्फिक चट्टानें होती हैं। और ज़्यादातर मिनरल
इग्नियस और मेटामॉर्फिक में ही मिलते हैं। मैं ये फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ज़्यादातर 95% मिनरल्स या तो इग्नियस में या फिर मेटामॉर्फिक में आपको मिलेंगे। सेडिमेंट्री में कम मिलते हैं, क्योंकि सेडिमेंट्री में क्या है, मिट्टी भी मिक्स हो जाती है। अगर मिट्टी भी मिक्स हो जाती है तो डेफिनेटली फिर उसमें मिनरल कम मिलेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं कि पहले नंबर तो ये पता लगा कि भाई मिनरल मिलते कहाँ हैं ज़्यादातर, तो हमें पता लग गया सेडिमेंट्री में कम मिलते हैं लेकिन इग्नियस और मेटामॉर्फिक में बहुत मिलते हैं। फिर बात आती है कि भाई सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर, तो आयरन ओर की बात करें तो आयरन ओर बहुत ज़्यादा, मतलब लोहा अयस्क। आयरन ओर का मतलब होता है लोहा अयस्क। अयस्क का मतलब क्या हुआ भाई, मैं बार बार फिर बता रहा हूँ कि अयस्क का मतलब होता है जब हम मिनरल अर्थ के अंदर से निकालते हैं और जेसीबी मशीनों से हम उसको बाहर ला के ढेर कर लेते हैं, और उस ढेर में पिघलाने के बाद उन चीज़ों को पिघलाने के बाद अगर 90% लोहा निकला तो हम ये कहेंगे कि वो लोहा अयस्क है। क्या है वो, ठीक है, वो क्या है, लोहा अयस्क है। ओके, और अगर उसमें आयरन ज़्यादा निकला तो डेफिनेटली वो जो है आयरन अयस्क हो गया। और या फिर उसमें अगर मान लीजिए मैं ये कॉपर ज़्यादा निकला तो वो कॉपर और हो गया, मतलब कि आयरन और, ठीक है, कॉपर और, ये इसी तरह बनते हैं। ठीक है, तो देखिए पूरे वर्ल्ड में आयरन और सबसे ज़्यादा नॉर्थ स्वीडन में निकलता है। इसमें निकलता है नॉर्थ स्वीडन में, ये देखिए नॉर्थ स्वीडन में निकलता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और उसके बाद कॉपर और निकल डिपॉजिट जो हैं वो ओंटारियो, कनाडा, आयरन, निकिल वगैरह, क्रोमियम, प्लेटिनियम, ये सारे के सारे ज़्यादातर जो है अफ्रीका में निकलते हैं। दोबारा देखो इस बात को, मैंने ये कहा कि आयरन और ज़्यादातर नॉर्थ स्वीडन में बहुत बड़े लेवल पे निकलता है। ठीक है, कॉपर एंड निकिल ओंटारियो में काफ़ी डिपॉजिट है, कनाडा में, ठीक, ओंटारियो और कनाडा में। आयरन, निकिल और क्रोमाइट, प्लेटिनियम वगैरह साउथ अफ्रीका में बहुत मिलते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका तो यानी कि अफ्रीका तो वैसे ही फेमस है बहुत सारी मिनरल्स के लिए। ठीक है, इसीलिए तो दुनिया उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, पहले भी अट्रैक्ट हुई थी। 1885 में यूरोप के बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो एक एग्रीमेंट करते हैं जिसको हम जो बर्लिन एग्रीमेंट कहते हैं। बर्लिन एग्रीमेंट, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में ये एग्रीमेंट किया जाता है, और उसके बाद वो अफ्रीका को कैप्चर करने के लिए चले जाते हैं। न केवल इस डेट से पहले भी उन्होंने कैप्चर किया अफ्रीका को, जैसे कि मैं ये कहूँ कि भाई इन्होंने, अंग्रेज़ों ने साउथ अफ्रीका को कैप्चर कर लिया था, और बहुत सारे एरिया, घाना, गोल्ड कोस्टल एरिया, काफ़ी एरिया कैप्चर कर लिया था। तो अफ्रीका पहले से ही फेमस है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई ज़्यादातर जो एग्जाम्पल हमें अफ्रीका के अंदर इग्नियस से ही हमें मिलते हैं, मेटामॉर्फिक से ही मिलते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि भाई ज़्यादातर मिनरल इन्हीं में से निकलते हैं, तो अफ्रीका के अंदर भी इग्नियस और मेटामॉर्फिक से ही निकल रहे हैं। ओके, फिर बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, जो कि यंग और प्लेन माउंटेन फोल्ड में भी सेडिमेंट्री के कुछ पार्ट, यानी कि कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स इनके आसपास जो बनती है उसमें नॉन मेटेलिक मिनरल आपको दिखाई देंगे, जैसे कि लाइमस्टोन नॉन मेटेलिक है, जैसे कि ठीक है, काकेकस रीजन फ्रांस में लाइमस्टोन बहुत मिलते हैं, यानी कि नॉन मेटेलिक आयरन या नॉन मेटेलिक जो मिनरल होते हैं वो बहुत मिलते हैं। मैग्नीज के डिपॉजिट बहुत सारे जो नॉन मेटेलिक है जॉर्जिया में मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद यूक्रेन में भी काफ़ी मिनरल नॉन मेटेलिक मिलते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो हमें ये बताएगा कि भाई पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मिनरल ज़्यादा निकलते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिनरल फ्यूल, अब बात करते हैं मिनरल फ्यूल की, मतलब कि जैसे मैं ये कहूँ कि मिनरल फ्यूल का मतलब यहाँ पर पेट्रोलियम वगैरह, कोल वगैरह ये हो गई, क्योंकि उनका हम यूज़ करते हैं आजकल इंडस्ट्रीज़ में, तो वो भी देखो कहाँ कहाँ पर है, सेडिमेंट्री में ही मिलते हैं ज़्यादातर, ये भी ध्यान रखना भाई। कोल, पेट्रोलियम, एलपीजी, सीएनजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, ये सब हमें किस में मिलेंगी, सेडिमेंट्री में। देखो यहाँ पर इस तरह की सेडिमेंट्री में ये अंदर दबे हुए पड़े मिलेंगे आपको, ऐसे अंदर दबे हुए पड़े मिलेंगे आपको ऐसे। ठीक है, अंदर ऐसे पड़े हुए मिलेंगे, तो उससे काफ़ी आपको हेल्प मिल सकती है। ओके, अब देखिए उसके बाद अब कहाँ कहाँ पर पूरे एशिया भर में कहाँ कहाँ पर ये आयरन ओर निकलता है या फिर मिनरल निकलता है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो एशिया के बारे में बताया गया कि एशिया के अंदर सबसे बड़ा जो डिपॉजिट एरिया है वो चाइना है, और इंडिया डिपॉजिट एरिया है जहाँ पर बड़े लेवल पे आयरन ओर के डिपॉजिट मिलते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखें, आयरन ओर की जो क्वालिटीज़ होती है वो बहुत अलग अलग होती है। जैसे
मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट, ठीक है। एक टाइप का आयरन तो ये होता है, दूसरे टाइप का आयरन जो होता है वो हेमाटाइट होता है। तीसरे टाइप का जो होता है वो लिमोनाइट होता है, लिमोनाइट होता है। और फोर्थ क्वालिटी का जो आयरन होता है उसको कहते हैं साइडेराइट होता है। तो ये 4 टाइप के आयरन होते हैं। आयरन की क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग, मतलब इनमें आयरन की परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। इनकी सबसे बढ़िया जो आयरन होता है वो मैग्नेटाइट होता है। लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा निकलने वाला जो आयरन होता है वो हेमेटाइट होता है। हमारे यहाँ पर हेमेटाइट के बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है, ठीक है। वैसे मैग्नेटाइट भी मिलता है लेकिन उतनी क्वालिटी में नहीं मिलता, लिमोनाइट भी मिलता है, सिडेराइट भी मिलता है। तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर हेमेटाइट निकलता है। याद रखना, कभी एनटीएससी में आ जाए तो आप इसको देख सकते हो। ओके, अब देखिए उसके बाद एशिया कॉन्टिनेंट में पूरे वर्ल्ड का हाफ से भी ज़्यादा टीन प्रोडक्शन यहीं होता है। टीन प्रोडक्शन आप जानते हो, जिसमें आयरन में मिलाकर फिर उसको हार्ड कर लिया जाता है। एल्युमिनियम में मिला दोगे तो एल्युमिनियम हार्ड हो जाएगा। तो वो 50% मतलब हाफ से भी ज़्यादा हमारे एशिया में निकलते हैं, क्योंकि हम एशिया में ही रहते हैं। अब देखो आपके पास ये एक मैप दिखाया गया है, आप इस मैप को स्टडी करो ध्यान से, ठीक है। इस मैप को स्टडी करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर मैप जो है और किस किस जगह पर आयरन और निकल रहा है। देखो अब ये आयरन के लिए दिखा रखा है, देखो बहुत सारा आयरन यहाँ एशिया में निकल रहा है। ये देखिए आयरन एशिया में निकल रहा है यहाँ पे, ये एशिया में देखो, ये इंडिया में भी आयरन दिखाया गया, झारखंड और उड़ीसा के एरिया में। झारखंड में कोल बहुत निकलता है और उड़ीसा के एरिया में आयरन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए ये अफ्रीका वाला एरिया, यहाँ पर आयरन बहुत निकल रहा है। एक ये देखिए ये ब्राज़ील वाला एरिया हो गया, ये वेस्ट इंडीज़ वाला एरिया हो गया, ये अमेरिका वाला हो गया, ये कनाडा वाला एरिया हो गया। तो बहुत सारे जगह पर आयरन निकलते हैं। देखिए यहाँ पर तिब्बत चाइना वाला पार्ट हो गया ये, ठीक है। और ये वाला देखो इंडोनेशियन कंट्री हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे आयरन और निकलता है, ठीक है। ओके, अब देखिए ठीक है बेटा। तो देखिए ये सब पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर ये आयरन निकलता है उन सब के बारे में देखा हमने। अब इसके बाद में हम ये देखते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ डू यू नो में एक चीज़ और दिखाई गई है, कैन यू ऑलवेज टेल इफ ए रॉक कंटेन कॉपर बिकॉज देन रॉक लुक्स ब्लू इन कलर। अगर तुम जानते हो, अगर वो कोई रॉक्स हमें कलर में ब्लू नज़र आ रही है, मान लीजिए ब्लू कलर में कोई रॉक्स हमें नज़र आ रही है, ऐसे कोई रॉक्स हमें नज़र आ रही है, तो आप समझ सकते हो उसमें क्या मिल सकता है। ये कह रहे हैं कि उसमें कॉपर मिलेगा। कलर के अकॉर्डिंग भी हम ये पहचान सकते हैं कि उसमें क्या मिलने वाला है। ओके, चलो अब आगे डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि एशिया के अंदर और कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या चीज़ें निकल रही है यहाँ से, तो उनके बारे में देख लेते हैं। ये देखो एशिया में, अब ये कह रहे हैं कि एशिया में चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये वो कंट्री हैं जहाँ पर टीन प्रोड्यूस होता है। पूरे वर्ल्ड का हाफ से भी ज़्यादा जो टीन प्रोड्यूस करते हैं वो चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया। चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर है, लीड, एंटीमोनी, टंगस्टन, इन सब में लीडिंग प्रोड्यूसर है। बहुत बढ़िया लेवल पे ये इस तरह की प्रोडक्ट भी तैयार करता है, ठीक है। एशिया में मैग्नीज, बक्साइट, निकिल, जिंक और कॉपर के डिपॉजिट भी बहुत है, कॉपर के डिपॉजिट भी बहुत है। ओके, अब इसके बाद देखिए स्विट्जरलैंड के बारे में कुछ दिखाया हुआ है। देखो ये देखो स्विट्जरलैंड के बारे में, डू यू नो स्विट्जरलैंड हैज़ नो नॉन मिनरल डिपॉजिट इन इट, कि स्विट्जरलैंड में किसी भी प्रकार के कोई मिनरल नहीं पाए जाते। अब बड़े कमाल की बात है कि अगर स्विट्जरलैंड में कोई भी मिनरल डिपॉजिट नहीं मिल रहे हैं तो इतना अमीर कैसे है। सोचने की बात है ना, कितना अमीर कैसे है। स्विट्जरलैंड अमीर इसलिए है क्योंकि एक तो वो टूरिस्ट प्लेस है, दुनिया भर के लोग स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं। बर्फ़बारी बहुत होती है वहाँ पे, बर्फीला एरिया है, तो वहाँ के लोग वहाँ बर्फ़ का आनंद लेने के लिए जाते हैं। दूसरा वहाँ पर दुनिया का एक सबसे बेहतरीन बैंक स्विस बैंक है, जब दुनिया के जो पॉलिटिशियन होते हैं वो काला धन वहाँ पे जमा करते हैं, मतलब कि बहुत बड़े लेवल पे जो ब्लैक मनी होती है वो वहाँ जमा होती है, तो उससे भी स्विट्जरलैंड को काफ़ी अर्निंग होती है, ठीक है। तो अब ये हमें याद रखना है कि स्विट्जरलैंड के अंदर एक भी मिनरल नहीं है। ओके, अब बात करते हैं यूरोप की। अब बात करते हैं हम यूरोप की। ये देखिए यूरोप के बारे में हम देख लेते हैं।
तो यूरोप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, लेकिन यहाँ कुछ कंट्रीज़ में यहाँ मिनरल दिखा रखा है। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में जैसे मैं ये कहूँ कि इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इसको यूके कहते हैं हम लोग, फिर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्राइन, ठीक है, फिर उसके बाद स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, हॉलैंड, ठीक है, फिर ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, बुल्गारिया, रोमानिया, मैसेडोनिया, ठीक है, और ग्रीस कंट्री, ऐसे बहुत सारे कंट्री यूरोप में पड़ते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ उन कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे जहाँ पर ज़्यादा लेवल पे आयरन और निकल रहा है, या फिर हम ये कहें कि भाई जिंक, लीड या कॉपर वगैरह सब निकल रहा है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे केवल, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हम उनके बारे में बात करेंगे। तो यूरोप एक लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर में पूरे वर्ल्ड में, मतलब काफ़ी बड़े लेवल पे यहाँ पर डिपॉजिट आयरन के। सबसे ज़्यादा रशिया वाला पार्ट जो कि यूरोप के साथ कनेक्टेड है। अब ये मत समझना कि आप लोग रशिया एशिया में ही है, रशिया यूरोप में भी है, इसलिए इसको यूरेशिया भी हम कहते हैं। जब रशिया का पार्ट यूरोप में होता है तो उसको हम यूरेशिया कहते हैं, ठीक है। तो रशिया के अंदर आयरन ओर बहुत निकल रहा है। यूक्राइन ऐसा एरिया है जहाँ पर आयरन ओर निकलता है, जो रशिया का ही पार्ट है। स्वीडन बहुत बड़ा पार्ट है जहाँ पर आयरन ओर निकलता है, और फ्रांस ये भी आयरन ओर के लिए काफ़ी फेमस है। ओके, मिनरल डिपॉजिट यहाँ कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज ये भी बहुत निकलते हैं, निकल भी बहुत निकलता है, और ईस्टर्न यूरोप में ज़्यादातर देखने को मिलता है। और यूरोप एंड रशिया मैंने अभी बताया ना, यूरेशिया, वहाँ पर भी सारे मिनरल निकलते हैं। तो यूरोप भी काफ़ी फेमस है इस मामले में, ठीक है। इसीलिए तो यूरोपियन कंट्री ज़्यादातर अमीर पाए जाते हैं। अब आगे देखो, ठीक है। अब देखिए हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। नॉर्थ अमेरिका, द फेमस कॉन्टिनेंट, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। तो कहते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में मिनरल डिपॉजिट बहुत हैं नॉर्थ अमेरिका में, और 3 एरिया में पाए जाते हैं, 3 जोन एरिया। एक कनेडियन रीजन जो कि ग्रेट लेक के नज़दीक है, ठीक है, एक अपलाशियन रीजन, ठीक है, जो कि एक माउंटेन रेंज है। देखो दोबारा देखो कौन कौन सी एरिया बता रहा हूँ मैं, ये देखिए आप, ये देखिए पहले सबसे पहले कनेडियन रीजन नंबर 1 एरिया हो गया, ये नंबर 1 हो गया, ठीक है। उसके अलावा अब ये कहाँ पे है, ये पता होना चाहिए कि ग्रेट लेक में है ये कहाँ पे है, ग्रेट लेक अमेरिका। फिर देखो दूसरा वाला अपलाशियन रीजन जो कि एक माउंटेन रेंज है, ठीक है, वेस्ट में है, अमेरिका के वेस्ट में, ये नंबर 2 हो गया अपलाशियन, ये नंबर 2 हो गया अपलाशियन रीजन। ओके, और तीसरा वाला जो रीजन है वो कैनेडियन शील्ड एरिया है। ये देखो अमेरिका कॉन्टिनेंट पे थर्ड वाला जो है वो कैनेडियन शील्ड एरिया है। तो 3 हो गए, दोबारा देखो कैनेडियन और अपलाशियन, कैनेडियन शील्ड एरिया, और एक ये जो थर्ड वाला है, सॉरी मैंने ये यहाँ वेस्टर्न कोर्डिलेरा बताना था, देखो ये देखिए थर्ड वाला जो है वेस्टर्न कोर्डिलेरा है। तो 3 हो गए इसके, नंबर 1 कैनेडियन रीजन, ये देखिए, नंबर 2 अपलाशियन रीजन, ये देखिए, और नंबर 3 वेस्टर्न कोर्डिलेराज, ये 3 हो गए। अब इन तीनों में निकलता क्या क्या है, देखो आयरन और यहाँ बहुत निकलता है, आप देख सकते हो मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, ये देखिए आयरन और बहुत निकलता है, निकल बहुत निकलता है, गोल्ड बहुत है, यूरेनियम बहुत है। यहाँ पे यूरेनियम का कहाँ यूज़ होता है, एटम बम बनाने में यूरेनियम 235 यूज़ होता है बेटा, ध्यान रखना। न्यूक्लियर फिजन करते हुए यूरेनियम 235 के साथ न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रिएक्शन कराया जाता है, उसके बाद में हाई हीट निकलती है, और उस हाई हीट से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाते हैं। मेडिकल लाइन में भी जो मैं ये कहूँ कि एटॉमिक पावर को यूज़ किया जाता है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड मशीनें यूरेनियम का यूज़ करती हैं, मतलब एटॉमिक पावर का यूज़ करती हैं। और अल्ट्रासाउंड के अलावा जो एक्सरे मशीनें होती हैं वहाँ पर भी रेडिएशन जो है डाली जाती है, और उससे हम ये सब पॉसिबल कर पाते हैं। तो काफ़ी बड़ा लेवल है। ओके, उसके बाद देखिए और अमेरिका में क्या क्या है। तो देखो अमेरिका में कॉपर की बात कर रहा है, कॉपर यहाँ बहुत निकलता है, लीड सीसा बहुत निकलता है, अमेरिका में जिंक बहुत है, गोल्ड बहुत है, सिल्वर बहुत है। तो मोस्टली डिपॉजिट नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है, ठीक है। आप देख सकते हो ये नॉर्थ अमेरिका, यहाँ आप देख पा रहे हैं सारा एरिया, ठीक है, ये सारा एरिया बहुत ही फेमस एरिया है, ये देखिए, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। ये साउथ अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका वाला एरिया हो गया, ये एशिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और इसके अलावा ये वाला इतना इतना यूरोप का पार्ट है, ठीक है, समझ आ गया। ये देखिए ये वाला कौन सा है, एशिया, ये देख लीजिए, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया अफ्रीका, ओके, ये हो गया साउथ अमेरिका, और ये नॉर्थ अमेरिका, और ये आ गया यहाँ पे यूरोप, क्या आ गया ये यूरोप। ओके, तो ये सब हो गया। यहाँ पर देखो कैनेडियन शील्ड, अपलाशियन, वेस्टर्न कोर्डिलेरा, ये तीनों मैंने बताए थे आपको अभी अभी, 1, 2 और 3, ये 3 एरिया है।
और लेक सुपीरियर ये भी एक फेमस एरिया है जहाँ से ये सब निकलता है, मटेरियल वगैरह सब निकलती है वहाँ से। ओके, तो अब नॉर्थ अमेरिका हमारा क्लियर हो गया, हमारा एशिया क्लियर हो गया, हमारा यूरोप क्लियर हो गया, स्विट्जरलैंड वगैरह हमने पढ़ ही लिए। तो आई थिंक आपको ये तीनों कॉन्टिनेंट अच्छे समझ में आ गए होंगे, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल निकलते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं साउथ अमेरिका, द बहुत ही बेहतरीन एरिया है, बहुत ही बेहतरीन। ब्राज़ील के बारे में बात आती है तो ब्राज़ील तो सबसे फेमस है, ब्राज़ील तो कॉफ़ी का नंबर 1 प्रोड्यूसर है, ये ध्यान रखना। कभी भी एनटीएससी में क्वेश्चन आए तो ये ध्यान रखना कि ब्राज़ील से बड़ा कॉफ़ी प्रोड्यूसर कोई भी नहीं है, और शुगर बनाने में, चीनी बनाने में ब्राज़ील का मुकाबला नहीं है, ठीक है। ब्राज़ील दुनिया की सबसे ज़्यादा चीनी बनाता है, क्योंकि वहाँ कंडीशन ऐसी है कि वहाँ मतलब कि ब्राज़ील के अंदर मैं ये कहूँ कि ह्यूमिडिटी वाला एरिया है, तो शुगर केन जो गन्ना होता है उसका लॉन्ग क्रशिंग सीजन है। ऐसा हमारा साउथ इंडिया भी है, साउथ इंडिया महाराष्ट्र वगैरह ये भी ये मानो कि ब्राज़ील जैसा ही बिहेव करते हैं, क्योंकि यहाँ ठंडा मौसम होता है, गन्ने का सीजन 6 से 8 महीने लगभग होता है। नॉर्थ इंडिया में भी हरियाणा पंजाब में गन्ना उगाया जाता है, लेकिन उतना मीठा गन्ना नहीं होता जितना साउथ में होता है, ठीक है। तो इंडिया नंबर 2 में है शुगर प्रोडक्शन में, गुड़ खांड सारी बनाने में तो नंबर 1 है, लेकिन चीनी बनाने में नंबर 2 पे आता है, नंबर 1 पे ब्राज़ील। चलो ब्राज़ील की बात कर लेते हैं। न केवल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाई ग्रेड आयरन ओर, मैंने आपको अभी बताया था हाई ग्रेड कौन सा होता है, मैग्नेटाइट। आपको मैंने बताया था हाई ग्रेड आयरन ओर कौन सा होता है, मैग्नेटाइट होता है। और सेकंड लेवल कौन सा होता है, वो होता है, बताया था ना मैंने कौन सा, हेमाटाइट, ठीक है। और तीसरा वाला कौन सा होता है, बताया था अभी मैंने, हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट, और उससे अगला वाला कौन सा होता है, साइडेराइट, ठीक है, साइडराइट। तो ये 4 प्रकार की क्वालिटी होती है। तो यहाँ पर हाई ग्रेड आयरन ओर यहाँ निकलता है ब्राज़ील में। चिले एक ऐसा एरिया है, पेरू एक ऐसा एरिया है जो साउथ अमेरिका में और भी फेमस है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर निकालने में ये इन दोनों कंट्री का मुकाबला नहीं कर सकता कोई भी। फिर ब्राज़ील और बोलीविया एक ऐसे एरिया हैं जहाँ दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ, मतलब कि जैसे हम कहेंगे बड़े लेवल पे जो टीन प्रोडक्शन करते हैं वो ब्राज़ील और बोलीविया एरिया भी है, ठीक। बहुत आसान है, अगर हम ध्यान से देखें नाम को तो जल्दी याद होते हैं। बस हमें ये देखना है कि किस जगह पर ज़्यादा क्या निकल रहा है। मटेरियल तो सब जगह पर थोड़ा थोड़ा निकलेगा, लेकिन किस जगह पर ज़्यादा क्या है वो देखना पड़ता है, ठीक है, वो देखना पड़ता है। ओके, तो देखिए साउथ अमेरिका बहुत बड़ा डिपॉजिट एरिया है गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, जिंक के लिए, क्रोमियम के लिए, मैग्नीज के लिए, बक्साइट के लिए, माइका के लिए और प्लेटिनम के लिए, एस्बेस्टस के लिए। अभी एस्बेस्टस क्या होता है, पत्थर होता है जिसको सीमेंट के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। और डायमंड, हीरे होते हैं जिसमें ज्वेलरी वगैरह में भी खूब यूज़ होते हैं। तो साउथ अमेरिका भरा पड़ा है भाई, भरा पड़ा है बहुत सारे मिनरल्स, मैं ये कहता हूँ बहुत अमीर हैं वो लोग, ठीक है। मिनरल ऑयल भी निकलता है साथ में, ओहो, पेट्रोलियम भी निकलता है, गजब, बहुत बढ़िया। तो देखिए वेनेजुएला एक एरिया जहाँ पेट्रोलियम निकलता है, अर्जेंटीना एक एरिया जहाँ पेट्रोलियम निकलता है, चिले कंट्री, पेरू कंट्री। चिले का साइज़ तो मिर्ची जैसा है बिल्कुल, एक चिली जैसा ही है, मतलब मिर्ची जैसा ही है चिले का साइज़। ओके, पेरू कंट्री ये भी बहुत फेमस है, कोलंबिया ये भी फेमस है। तो यहाँ पर भी मिनरल्स बहुत सारे निकलते हैं। साउथ अमेरिका बहुत फेमस है इस मामले में। अब देखो डू यू नो में एक बार यहाँ देखिए डायमंड के बारे में कुछ बताया गया है। एक ग्रीन डायमंड इज द रेयरेस्ट डायमंड इन द वर्ल्ड। क्या बात है, गजब, ग्रीन डायमंड बहुत ही कम मिलता है देखने को। द ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड, ठीक है, पुरानी से पुरानी चट्टानें पूरे वर्ल्ड में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की है। 4300 मिलियन ईयर पहले, 4300 मिलियन ईयर पहले सिर्फ में से सिर्फ 300 मिलियन ईयर पहले ही ये चीज़ें बनने लगी हैं। मतलब कि ये माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में 4300 ईयर पहले की से लेकर और 300 मिलियन ईयर के आसपास में अर्थ का ये फॉर्मेशन हुआ है, और उसी बीच में जो है ये मिनरल वगैरह बनने लगे हैं बहुत बड़े लेवल पे। ओके, एक बार दोबारा देखो इस पॉइंट को। द ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड आर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सबसे पुरानी रॉक्स पाई जाती है। कहा जाता है कि ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी रॉक्स 4300 मिलियन ईयर्स पहले की है ये, और 300 मिलियन 300 मिलियन ईयर पहले यहाँ पर ये डायमंड वगैरह बनने लगे हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया लेवल पे। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं अगला कॉन्टिनेंट अफ्रीका। ओह, अफ्रीका का नाम आते तो समझ लो कि मिनरल का तो ये भंडार है,
अफ्रीका का नाम जब भी आए जुबान पे तो ये समझो कि ये भंडार है। ओके, तो देखिए अफ्रीका रिच है मिनरल रिसोर्स में। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, डायमंड का एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ये माना जाता है। ओके, और उसके बाद देखिए गोल्ड भी बहुत निकलता है, प्लेटिनम भी बहुत निकलता है, सबसे महंगी मेटल होती है, ये भी बहुत निकलता है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे, ये बहुत बड़े एरिया हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें निकलती है। गोल्ड वगैरह भी खूब निकलता है बड़े लेवल पे। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे ये एरिया पड़ता है जहाँ पर गोल्ड बड़े लेवल पे निकलता है। फिर देखो अफ्रीका में आगे कॉपर बहुत निकलता है, आयरन ओर बहुत निकलता है, क्रोमियम भी है यहाँ पर, यूरेनियम भी भरा पड़ा है, कोबाल्ट भी यहाँ पर भरा पड़ा है, बक्साइट जिससे एल्यूमिनियम तैयार होता है वो भी भरा पड़ा है यहाँ पे। एल्यूमिनियम इसी से तैयार होता है, बक्साइट से। बक्साइट को पिघलाकर पहले एल्यूमिना तैयार करते हैं और एल्यूमिना से फिर एल्यूमिनियम बना लेते हैं। ठीक है, अगर एक टन हमें एल्यूमिनियम बनाना हो तो 1 टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए हमें 4 से 6 टन बक्साइट की जरूरत पड़ती है, ये ध्यान रखना। और 4 से 6 टन बक्साइट को पिघलाने के बाद 2 टन एल्यूमिना बनेगा, एल्यूमिना, और उस 2 एल्यूमिना, ठीक है, क्या बनेगा, एल्यूमिना, एल्यूमिना बनेगा, और उस 2 टन एल्यूमिना से 1 टन एल्यूमिनियम तैयार होगा। ये प्रोसेस होता है बक्साइट से एल्यूमिनियम बनाने का। 4 से 6 टन बक्साइट आपको लेना पड़ेगा, उस 4 से 6 टन में फिर 2 टन एल्यूमिनियम आपको मिल जाएगा, एल्यूमिना मिल जाएगा, और 2 टन एल्यूमिना से फिर 1 टन एल्यूमिनियम तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, 10th में ये टॉपिक था तो मैंने आपको बीच में बता दिया तो याद रह जाएगा आपको। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे जो है आयरन वगैरह खूब निकलता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बक्साइट इन द वर्ल्ड, बक्साइट बहुत निकलता है यहाँ पे, गजब। और बक्साइट निकलता तो डेफिनेटली एल्यूमिनियम तैयार कर लेंगे लोग बहुत ज़्यादा। लीडिंग प्रोड्यूसर है और भी गोल्ड में, डायमंड में, आयरन ओर में बड़े लेवल पर लीडिंग प्रोड्यूसर है। और निकल भी निकलता है। निकल को कहाँ करेंगे, मैग्नीज और निकल मिलाकर हम लोग स्टील तैयार कर लेते हैं। तो इसके अलावा कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज ये भी यहाँ पर बहुत निकलता है। मैग्नीज को भी स्टील में मिक्स किया जाता है, मतलब कि मैग्नीज को आयरन के साथ मिक्स करके हम स्टील बना लेते हैं। एरिया देखो, एरिया कौन कौन सा है, एरिया है कालगुरली, ये एरिया बहुत फेमस है ऑस्ट्रेलिया का, और कुलगार्डी, ये ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बड़े डिपॉजिट हैं जहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे गोल्ड निकलता है। कौन कौन से एरिया है, कालगुरली और कुलगार्डी, याद रह जाएगा, कालगुरली और कुलगार्डी। और अफ्रीका के कौन कौन से थे, अफ्रीका का साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे बहुत फेमस एरिया है। उसके अलावा ऑयल कहाँ से निकलता है वहाँ अफ्रीका में, नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला, बहुत बड़े लेवल पे पेट्रोलियम वहाँ निकलता है इसमें अफ्रीका में। तो ऑस्ट्रेलिया हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका जो बर्फ़ से ढका हुआ है, द मोस्ट फेमस अननोन कॉन्टिनेंट, मतलब कि जहाँ पर जाना लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है, बहुत ही टफ कंडीशन है वहाँ पर पहुँचना। तो ये कहा जाता है, देखो ऑस्ट्रेलिया एंटार्क्टिका के बारे में, द जियोलॉजी ऑफ एंटार्क्टिका इज सफिशिएंटली वेल नोन टू प्रिडिक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ वैरायटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट, कि ये माना जाता है कि अगर हम एंटार्क्टिका की जियोलॉजी को देखें, पढ़ें, समझें तो बहुत बड़े लेवल पे, मतलब कि यहाँ मिनरल डिपॉजिट मिलने के पूरे चांसेस है, ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है, संभावना है। ठीक है, और बड़े लेवल पे मिल सकते हैं, प्रोबेबली लार्ज, मतलब कि ज़्यादा लेवल पे मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ कोल के डिपॉजिट बहुत है। ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन, ये याद रखना, यहाँ पर पहला एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा मटेरियल निकलने की संभावना है। और एक ये देखो दूसरा वाला एरिया चार्ल्स माउंटेन, ये देखिए 2 एरिया हो गया, ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन और चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स माउंटेन, जिसका पूरा नाम है प्रिंस चार्ल्स माउंटेन। ये नंबर 2 एरिया एंटार्क्टिका का जहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे जो है आयरन ओर, ये देखो आयरन ओर मिलेगा। ठीक है, आयरन ओर के अलावा आयरन ओर मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, और पेट्रोलियम के डिपॉजिट भी यहाँ देखने को मिले हैं, और वो भी कॉमर्शियल क्वांटिटी में। क्या बात है, मतलब कि बेचने लायक, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, अब देखिए इंडिया की बात करते हैं हम, इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पर बहुत सारे मिनरल निकलते हैं। तो इंडिया में आयरन, यानी कि जो हाई ग्रेड का जो आयरन ओर होता है, जैसे मैंने मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडराइट की बात की थी, तो मैग्नेटाइट हाई क्वालिटी का है, तो काफ़ी बढ़िया लेवल निकलता है। हेमेटाइट ज़्यादा निकलता है, मैग्नेटाइट कम निकलता है। इंडिया में अगर हम बात करें तो हेमाटाइट ज़्यादा निकलता है, याद रखना।
ठीक है। ओके, तो देखिए कहाँ तक निकलता है, झारखंड में खूब है, हमारे पास कोल भी है और आयरन भी है। उड़ीसा में बहुत है, कालाहांडी कोरापुट में। झारखंड में कौन कौन सी जगह है, झारखंड में रानीगंज है, मयूरभंज है, बहुत सारे एरिया हैं यहाँ पर। रानीगंज तो वैसे वेस्ट बंगाल में पड़ता है, लेकिन झारखंड में मयूरभंज, बोकारो, झरिया ऐसे एरिया जहाँ पर बहुत निकलता है। उड़ीसा का कालाहांडी और कोरापुट है। छत्तीसगढ़ में छोटा नागपुर प्लाट्यू बहुत फेमस है। मध्य प्रदेश भी फेमस है भोपाल के आसपास। गोवा बहुत फेमस है, मारमा गोवा पोर्ट से हम खूब आयरन ओर बेचते हैं। महाराष्ट्र भी बहुत फेमस है, बॉम्बे से हम आयरन ओर बेचते हैं, ठीक है। और कर्नाटका कुद्रेमुख माइन से बहुत सारा आयरन निकाला जाता है, तो बहुत फेमस एरिया आयरन के लिए, तो ठीक है। अब उसके बाद देखिए बक्साइट। बक्साइट से मैंने बताया ना एल्यूमिनियम निकलता है, एल्यूमिना निकलेगा पहले, एल्यूमिना, और एल्यूमिना से क्या निकलेगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये हो गया। तो बक्साइट बहुत ही बड़े लेवल पे हमारे इंडिया में डिपॉजिट है। यहाँ पर झारखंड में सबसे ज़्यादा बक्साइट पाया जाता है। इसके अलावा उड़ीसा में बहुत सारा बक्साइट है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारा बक्साइट है, मध्य प्रदेश में बहुत सारा बक्साइट आपको मिलेगा, गुजरात में है, महाराष्ट्र में, तमिल, भरे पड़े हैं भाई, भरे पड़े हैं इंडिया में। तो मतलब कि देखो हमारे पास रॉ मटेरियल बहुत है, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी होने के कारण क्या है, हमारा इंडिया जो है आज तक पीछे है। अगर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती तो अब तक हम वर्ल्ड के नंबर 1 और बेस्ट कंट्री बन चुके होते, ठीक है। तो अब देखिए इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। अब यहाँ देखिए और कौन कौन से एरिया हैं, ये देखो। अब माइका, माइका क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री यूज़ करती है इसको। आपने कभी देखा होगा बिजली के खंभों पे जो वायर्स होती है, हाई वोल्टेज वायर्स, उनको जो है कैचमेंट बनाने के लिए ब्राउन ब्राउन कलर की, ब्लैक ब्लैक कलर की, राउंड राउंड गोल गोल, वो बिजली के खंभों पे लगी होती है। और भी बहुत सारी जगह पर माइका का यूज़ होता है, मतलब कि ज़्यादातर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काफ़ी इसका यूज़ है, ठीक है। कहाँ कहाँ निकलती है, झारखंड में बहुत है माइका, बिहार में बहुत है, आंध्र प्रदेश में बहुत है, ठीक है, राजस्थान में भी माइका बहुत है। और ध्यान रखना माइका एक नॉन मेटेलिक मिनरल है, ये बिल्कुल अपने माइंड में रख लेना कि माइका एक नॉन मेटेलिक मिनरल है। ओके, दो ही टाइप के तो होते हैं, मेटेलिक होता है और एक नॉन मेटेलिक होता है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी है, पूरे अलग अलग देशों को माइका वो सेल भी करता है, बेचता भी है। ओके, अब बात करते हैं इंडिया में कॉपर का क्या स्टेटस है। कॉपर मतलब तांबा, ठीक है ना, ठीक है। कॉपर कितना निकलता है, तो राजस्थान में बहुत सारा है, खेतड़ी माइन काफ़ी फेमस है, कॉपर एरिया पड़ता है वहाँ पे खेतड़ी माइन के आसपास, तो वो बहुत ही फेमस है। और मध्य प्रदेश में काफ़ी बड़े लेवल पे कॉपर निकलता है, झारखंड में काफ़ी कॉपर निकलता है, जो कर्नाटका में काफ़ी कॉपर है, आंध्र प्रदेश में काफ़ी कॉपर है। कॉपर का यूज़ क्या होता है, वायर वगैरह बनाने में, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों में यूज़ होता है। कहते हैं कि कॉपर और जो सिल्वर होते हैं उसके अंदर बहुत अच्छी जो है जिसको कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो वो काफ़ी बढ़िया होता है। इसीलिए कॉपर का ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें कॉपर वायरिंग की जाती है, मतलब बिजली की मोटरें हो गई या फिर ये काम पानी की मोटर हो गई, जो भी मतलब मोस्टली उसमें कॉपर वायरिंग होती है। पंखे की मोटर जो होती है, कूलर की मोटर होती है, जो उसमें ज़्यादातर कॉपर वायरिंग की जाती है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है उसका। ओके, तो देखिए उसके बाद में मैग्नीज़ को हम आयरन में मिलाकर स्टील बना सकते हैं, ये ध्यान रखना। टीन मिला देते हैं, तो उसके बाद जब मैग्नीज स्टील में मिल जाती है, मैग्नीज जब आयरन में मिल जाती है और स्टील बन जाता है, क्या किसके साथ जोड़ना पड़ता है इसको, ये देखिए मैग्नीज को किसके साथ प्लस करना पड़ता है, आयरन के साथ में, और आयरन के साथ प्लस करने के बाद क्या बन जाएगा रिजल्ट में, स्टील बन जाएगा। तो स्टील बनाने में मैग्नीज का बड़ा यूज़ होता है। ओके, इंडिया में मैग्नीज के बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट है, महाराष्ट्र में बहुत सारा डिपॉजिट है मैग्नीज का, मध्य प्रदेश में बहुत डिपॉजिट है, छत्तीसगढ़ में बहुत डिपॉजिट है हमारे यहाँ पर, उड़ीसा में डिपॉजिट है मैग्नीज के, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में है, काफ़ी बड़े लेवल पे मैग्नीज यहाँ निकलता है। ये कहते हैं कि मैग्नीज मिक्स करने के बाद, निकल और ये सब टीन वगैरह मिक्स करने के बाद लोहे में रस्टिंग नहीं होती। हमारे इंडिया में आयरन वगैरह बनाना अशोक के टाइम पीरियड में शुरू हो गया था, मैग्नीज मिक्स करना भी उनको आ गया था। पता नहीं पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर क्या हुआ है, लेकिन इंडिया में तो अशोक का टाइम पीरियड से ये चीज़ें शुरू हो गई थी। अब बात करते दूसरा एक और नॉन मेटेलिक लाइमस्टोन। तो हमारे इंडिया में लाइमस्टोन के काफ़ी बड़े यहाँ एरिए हैं, जिसमें हम बिहार की बात करते हैं, लाइमस्टोन बहुत निकलता है, झारखंड में लाइमस्टोन बहुत है, उड़ीसा में बहुत है, मध्य प्रदेश में भी बहुत है, छत्तीसगढ़ में बहुत है, राजस्थान में बहुत है लाइमस्टोन, गुजरात में बहुत है, तमिलनाडु में बहुत है। तो लाइमस्टोन का यूज़ बड़े लेवल पे जो आयरन
स्टील इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन में भी काम आता है, ये फ्लोर वगैरह बनाने में भी खूब काम आता है। तो लाइमस्टोन बहुत बेहतरीन है। आप देखोगे कि ताजमहल जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और भी बहुत सारी सूफी संतों की जो मज़ार हैं और जो उनका जो बिल्डिंग होती है वो ज़्यादातर लाइमस्टोन उसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बात करते हैं एक और, गोल्ड। गोल्ड जो है हमारे इंडिया की कोलार माइन में निकलता है, कर्नाटका में। बहुत ही गहरी माइन है ये, गोल्ड काफ़ी बड़े लेवल पे निकाला गया है। ठीक है, और डिपॉजिट, गोल्ड के डिपॉजिट बहुत बढ़िया है यहाँ पे कोलार माइन में। और डीपेस्ट माइनिंग है ये, मतलब डीपेस्ट माइनिंग मतलब वर्ल्ड की जो डीपेस्ट माइनिंग मानी जाती है उसमें कोलार माइन भी काउंट होती है। यहाँ पर बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस से ये गोल्ड यहाँ से निकाला जाता है, मतलब कि बहुत महंगा पड़ता है ये हमें। ठीक है, वैसे अफ्रीका का गोल्ड कोस्टल एरिया और अमेरिका का अल्डोराडो सिटी काफ़ी फेमस है, अल्डोराडो। ठीक है, ये अमेरिका का एक ऐसा शहर है जिसको गोल्डन सिटी के नाम से फेमस किया गया है। ओके, फिर अब बात करते हैं साल्ट के बारे में। सॉल्ट हम रोज़ाना खाते हैं। ठीक है, तो हमें सी एरिया से हम सॉल्ट बनाते हैं, लेक से भी हम सॉल्ट बनाते हैं, रॉक सॉल्ट भी होता है, जैसे सेंधा नमक आपने सुना होगा कई बार व्रत के टाइम में, जब हम शिवरात्रि का व्रत करते हैं, कोई और व्रत करते हैं, तो हम उसमें रॉक सॉल्ट को खाते हैं, यानी कि सेंधा नमक, रॉक साल्ट। कौन सा होता है? सेंधा नमक। ठीक है, तो हमारे भोजन का, हमारे जो फूड का ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हम यूज़ करते हैं। तो इंडिया वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर में माना जाता है साल्ट बनाने में और एक्सपोर्ट करने में, काफ़ी फेमस ये है। ओके, उसके बाद देखिए अब मिनरल का यूज़ क्या है। ओके, मिनरल का यूज़ क्या है? तो मिनरल का यूज़ भाई बहुत जगह पर होता है, डेफिनेटली मिनरल का यूज़ बहुत सारी इंडस्ट्री यूज़ करती हैं। मिनरल का यूज़ जो है जैम वगैरह बनाने में काफ़ी बड़ा लेवल पे यूज़ होता है। मिनरल जो है वेरियस स्टाइल की ज्वेलरी बनाने में मिनरल का बहुत यूज़ होता है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या फिर डायमंड वगैरह हो गए तो ज्वेलरी बना लेते हैं। कॉपर जैसे मिनरल का यूज़ जो बहुत सारे टाइप में, मतलब कि जो मेटल वगैरह बनाने में, इसको कॉपर मेटल का यूज़ जो है जो बड़े लेवल पे वायरिंग करने में और पाइप्स वगैरह बनाने में खूब यूज़ होता है। सिलिकॉन का यूज़, सिलिकॉन जो मेटल होती है उसका कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ठीक है, और जो क्वार्टजाइट से हमें सिलिकॉन मिलता है, क्वार्टजाइट टाइप की जो रॉक्स होती है उससे हमें सिलिकॉन मिलता है। इंडिया में बेंगलुरु जो है, बेंगलुरु हमारा जो कर्नाटका कैपिटल बेंगलुरु है, उसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। और अमेरिका में सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया को कहते हैं। तो सिलिकॉन बहुत ज़्यादा निकलता है। आई रिपीट माई पॉइंट, इंडिया में सिलिकॉन वैली कर्नाटका में है, मतलब कि बेंगलुरु के पास एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सिलिकॉन चिप्स के लिए बहुत फेमस एरिया है, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर में ये यूज़ होता है, कंप्यूटर पार्ट्स बनाते हैं इसके, तो काफ़ी फेमस है। अमेरिका का न्यूयॉर्क, वहाँ सिलिकॉन वैली ऑलरेडी है। तो देखिए अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम हमें बॉक्साइट से, जो मैंने पहले बता ही दिया कि बॉक्साइट से निकलता है ये, और बहुत ही फेमस है ये। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में खूब यूज़ होता है, एरोप्लेन में खूब यूज़ होता है ये। बोटलिंग इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम को बहुत यूज़ करते हैं, बोतल वगैरह बनाने में, है ना, पानी की बोतल, वाटर बोतल। ठीक है, वाटर बोतल में यूज़ होता है। बिल्डिंग वगैरह बनाने में यूज़ होता है खूब, जो दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह खूब बनाते हैं। किचन के जो कुकवेयर होते हैं, प्रेशर कुकर वगैरह, उसमें भी बड़े लेवल पे यूज़ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम मिनरल्स के कंजर्वेशन की। ठीक है, ये बहुत आसान टॉपिक है। कहते हैं कि मिनरल बहुत सारे जो ऐसे हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं, जो एक टाइम में ख़त्म हो जाएंगे। इनको बैलेंस करना, बचाना बहुत ज़रूरी है, लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अवेयर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे और आने वाले समय में हमें नेक्स्ट जनरेशन को मिनरल नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए मिनरल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसलिए इसको सुरक्षित करना, संरक्षण मतलब कि सुरक्षा प्रदान करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, 1000 ऑफ ईयर, हज़ारों साल में ये बनते हैं, बहुत टाइम लगता है। इनका कंसंट्रेशन बहुत बड़े लेवल पे हज़ारों साल में होता है, तब जाके बनते हैं। फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन रेट, की जो फॉर्मेशन होता है इसका जो मिनरल का वो बहुत ही कम होता है, जितना टाइम ये ले रहे हैं उस हिसाब से बहुत ही कम है। लेकिन ह्यूमन कंजप्शन ज़्यादा है भाई, बनने में ज़्यादा समय ले रहा है और यूज़ करने में बिल्कुल भी हम समय नहीं ले रहे हैं, सारे यूज़ करते जा रहे हैं। तो इसी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, इसको कंजर्वेशन करना पड़ रहा है। ओके, तो देखो ह्यूमन यूज़ ज़्यादा है मिनरल का,
तो इसीलिए ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस द वेस्टेज, कि मिनरल्स का वेस्टेज रोका जाए, स्पेशली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को रोका जाए, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एलपीजी, सीएनजी, ये जो ख़त्म होने वाले रिसोर्सेज हैं इनको बचाया जाए, और माइनिंग प्रोसेस रोक दिया जाए, थोड़ा सा कम किया जाए वहाँ पर। रिसाइकलिंग कर लो मेटल का, जैसे आयरन वगैरह, कॉपर वगैरह, इन सबको रिसाइकिल कर लो, दोबारा से इसको बना लो, तो वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। विच द मिनरल कैन बी कंजर्व, इससे मिनरल हम जो है सुरक्षित कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन ढूंढ लीजिए। कई बार क्या होता है, कुछ मेटल के हमें ऑप्शन मिल जाते हैं तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आज हमने देखा, और यहाँ ये मैप आप देख सकते हो, इसमें आपको एक पिक्चर दिखाई गई है किस तरह से यह लाइमस्टोन निकाला जा रहा है, लाइमस्टोन की क्वेरिंग चल रही है, देखो कैसे काट काट के क्वेरिंग कर रहे हैं, देखो क्वेरिंग का प्रोसेस देख रहे हो आप, ये देखो क्वेरिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, देखो पत्थर काटे जा रहे हैं ना, क्वेरिंग, मैंने बताया था ना क्वेरिंग क्या होती है, देखो ओपन लेवल पे है सारी चट्टानें, ये देखो ये देखिए ओपन में है, और ये काट रहे हैं बस इसको, देखो ये काट रहे हैं, क्वेरिंग काट रहे हैं, ये क्वेरिंग हो गया है ना। तो ये क्वेरिंग, ये देखो ये सारी काट काट के यहाँ रख दी गई है, सिल पट्टियाँ, और सिल पट्टियाँ बाद में ये जो है लाइमस्टोन जो वगैरह सब कर लेते हैं, ठीक है, उसको फिर बिल्डिंग में यूज़ करते हैं। अब ये देखो, इसके बाद में यहाँ पर देखो, ये वाला एरिया ये नमक बना रहे हैं यहाँ पे, ये देखो ये नमक बना रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ साल्ट फ्रॉम सांबर लेक इन राजस्थान, सांबर लेक राजस्थान से ये तैयार किया जाता है, देखो ये नमक के ढेर लगे हुए हैं यहाँ पर, जो कि मिनरल के रूप में फेमस है। ओके, उसके बाद देखो, अगर आपको रिसोर्स कंजर्वेशन करना है तो 3 तरीके हमारे पास है, ये देखो एक बहुत बढ़िया मेथड दिया हुआ है कि आप रीयूज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर रीयूज़ करोगे तो डेफिनेटली आप मिनरल्स को बचा पाओगे। आप रिड्यूस कीजिए अपने यूज़ को, आप रिसाइकिल कीजिए मेटल्स को जो करी जा सकती है। अगर हम रीयूज़ करते हैं, रिड्यूस करते हैं अपने यूज़ को, रीयूज़ का मतलब एक मेटल को 1 से 2 बार 10 बार यूज़ कर लीजिए, मेटल को पिघला के अगर ख़राब हो गई है तो उसको फिर दोबारा आप नई प्रोडक्ट बना सकते हो। रिड्यूस मतलब आप अपने यूज़ को घटाइए, ज़्यादा मिनरल मत निकालिए ज़मीन से, ख़त्म हो जाएंगे वो, और रिसाइकलिंग कर लीजिए बार बार, जैसे जो कोई चीज़ें ख़त्म हो रही हैं उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ये कहें कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी तो रिसाइकिल हो जाती हैं, जैसे साल्ट वगैरह हो गया, या कुछ चीज़ें मिनरल ऐसे होते हैं जो रिसाइकेबल होते हैं, मतलब कि दोबारा उनको बनाया जा सकता है, तो जो बन सकते हैं उनको बना लीजिए, है ना। कुछ मिनरल ऐसे हैं जो बनाए जा सकते हैं। ओके, तो आज के इस लेसन में हमने देखा, आज के इस पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में है, और किस तरह से वो अलग अलग इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में भी हमें है। और अब अगले पार्ट में हम देखेंगे पावर रिसोर्स के बारे में, यानी कि पावर पार्ट नंबर 3 मिनरल एनर्जी रिसोर्स का, उसमें हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आज आपको काफ़ी नॉलेज मिली। अगले पार्ट में आप पावर रिसोर्स कौन कौन से होते हैं, कन्वेंशनल पावर रिसोर्स के बारे में पढ़ोगे। अब ज़रूर देखें इसको, अगले पार्ट को काफ़ी समझ में आएगा। और कन्वेंशनल रिसोर्स में जैसे कि फायरवुड कन्वेंशनल रिसोर्स है, उनके फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हम देखेंगे कि डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या क्या होते हैं इनके। पावर रिसोर्स, कोल भी एक पावर रिसोर्स के रूप में हमारे पास, मतलब कि ऊर्जा संसाधन के रूप में है। इसके अलावा पेट्रोलियम को भी पढ़ेंगे जो कन्वेंशनल में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे फिर उसके बाद नेचुरल गैस के बारे में स्टडी करेंगे, आइडल पावर के बारे में स्टडी करेंगे जो कि बहुत फेमस कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके अलावा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। सोलर एनर्जी जो कि अभी अभी अपरंपरागत साधन है, उसके भी फायदे नुकसान हम देखेंगे। और उसके बाद में सोलर एनर्जी के अलावा विंड एनर्जी को स्टडी करेंगे, सोलर एनर्जी को, विंड एनर्जी को, बायोगैस को, न्यूक्लियर एनर्जी को, इन सब को हम डिस्कशन करेंगे। और जियोथर्मल एनर्जी को भी डिस्कशन करेंगे। अगले 2 पार्ट और बनेंगे, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग हमें टॉपिक मिलने वाला है। एक पार्ट में हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ लेंगे, और जहाँ तक मेरा आइडिया दूसरे पार्ट में हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को स्टडी कर पाएंगे। ओके, ये देखिए विंड एनर्जी के बारे में आपको दिखाएगा, ठीक है, और ये न्यूक्लियर पावर के बारे में, ठीक है। और उसके बाद में आप देखोगे कि ये जो है जियोथर्मल कैसे तैयार करते हैं उनके बारे में है ये। ओके, और जियोथर्मल के अलावा मतलब कि जो अर्थ हीट है, लावा वगैरह से जो तैयार होती है वो सब। और इसके अलावा आप देखोगे टाइडल एनर्जी को कैसे यूज़ किया जा सकता है, पानी को कैसे रोक कर जो है उससे टरबाइन घुमाए जा सकते हैं, वो चीज़ें हम देख सकते हैं। ओके, और बायोगैस ये भी बहुत अच्छा सोर्स है, बायोगैस तो आजकल यूज़ हो रही है बड़े लेवल पे, उसका प्रोसेस क्या है वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं सारी। ओके,
तो अगले पार्ट में हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और काफ़ी आपको समझ आएगा, बहुत बढ़िया लेवल पे चीज़ें हो जाएंगी आपकी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आज आपने पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स किस किस जगह पर है, कैसे कैसे, उन सब के बारे में हमने स्टडी किया। हमने एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, हमने इंडिया के बारे में भी स्टडी किया और कैसे कंजर्वेशन किया जाता है वो सब भी हमने पढ़ा। यूज़ ऑफ मिनरल भी पढ़ा, कंजर्वेशन भी पढ़ा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और खूब मन लगा के पढ़ो, खूब अच्छे नंबर लेके आओ, ताकि बहुत अच्छा आपके पेरेंट्स को महसूस हो। एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए, एक भी, ठीक है। बहुत बढ़िया लेवल पे तैयारी करनी है हमें, बहुत ही बढ़िया लेवल पे। ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे सभी को, बेस्ट ऑफ लक।